हेलो स्टूडेंट, परमाणु एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं देवेश गुप्ता। उसी रेडिएशन फिजिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने रेडिएशन फिजिक्स के 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बेसिक रेडिएशन फिजिक्स जो है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के अंदर टर्म आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स क्वांटम नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने पहले लेक्चर में भी कुछ स्टडी किया था, आज उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करेंगे। हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सब इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें जो फर्क होता है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी के अंदर। सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, और हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पर फॉर ए कैलकुलेशन पर्पस, क्योंकि ये इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती हैं। नाउ इन जो वेव है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी हो गई न्यू लैम्डा, एंड न्यू जो फ्रीक्वेंसी है इट इज c बाई लैम्डा। या सिंपल। नाउ विजिबल लाइट वो रेंज है लाइट की जिस रेंज के अंदर हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं। उस रेंज की लाइट अगर होती है तो हम उसको देख पाते हैं, और ये जो रेंज है ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट की होती है, और 700 नैनोमीटर जो है वो रेड लाइट की होती है। वेवलेंथ इज़ लॉन्गर देन 700 जो इंफ्रारेड्स होती हैं, और ह्यूमन आइट इससे अगर ज़्यादा अगर वेवलेंथ है तो ह्यूमन जो आईज़ हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह से 400 नैनोमीटर से अगर कम है, जो कि अल्ट्रावायलेट होती है 400 नैनोमीटर के ऊपर, वो वेवलेंथ भी, वो भी जो वेव्स हैं वो हम ह्यूमन आई उसको नहीं देख पाती है। वेवलेंथ लेस देन 10 नैनोमीटर आर कॉल्ड एक्सरेज। एक्सरेज जो होती हैं उसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से कम होती है, और जो जो एनर्जी बढ़ती जाती है ये जो वेवलेंथ है ये रिड्यूस होती जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ ए ड्यूअल नेचर। ये एक प्रॉपर्टी होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो तो वेव नेचर से प्रूव की गई हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो पार्टिकुलेट नेचर से प्रूव की गई हैं। इसलिए इसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्वेल नेचर मानते हैं, इसका दोहरा चरित्र होता है। इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ऑन द अदर हैंड ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल के रूप में होते हैं, तो ये स्मॉल पॉकेट एनर्जी का एक पॉकेट की तरह होते हैं, और जब ये वेव की तरह मूव करते होते हैं तो इनका वेव नेचर होता है। इसके साथ ये वेव जो है इस पैकेट के साथ एसोसिएटेड होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो सारे चैप्टर्स जो पीपीटी ले रहा हूँ, जो लेक्चर ले रहा हूँ, ये मेरी बुक हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से लिए गए हैं सारे। इसमें आपको और डिटेल में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सारा मटेरियल रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड मिलेगा। ये रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की ये जो बुक है अपने आप में एक परिपूर्ण बुक है, और ये इसके अंदर सारा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड मटेरियल है, और ये पहली बुक है जो इंडियन ऑथर की लिखी गई है जिसके अंदर सारी डिटेल्स है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड। ये डीआरटी स्टूडेंट्स के लिए, बीआरटी स्टूडेंट्स के लिए, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन फिजिक्स, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, इससे रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सहायक बुक है ये। एमएससी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक रहेगी ये। इसके अंदर सभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मटेरियल दिया गया है। इवन जो एमडी कर रहे हैं एमबीबीएस के बाद रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और रेडियोथेरेपी में, उनके लिए भी ये बुक बहुत यूज़फुल बुक है जहाँ तक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स मटेरियल से रिलेट का संबंध है।
ये मेरी वेबसाइट है www.drdeveshgupta.com। इस साइट पे आप जाके इस बुक के बारे में काफ़ी डिटेल्स देख सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर हैं। सभी चैप्टर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए गए हैं, सारा मटेरियल। और contact.drdeveshgupta@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप अपनी क्वेरीज इस मेल एड्रेस पे मुझे भेज सकते हैं। जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यूट्यूब के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे इस मेल एड्रेस के ऊपर कर सकते हैं, जो आने वाले लेक्चर में आपकी क्वेरीज का मैं सॉल्यूशन दे पाऊँगा। तो जैसा हम अभी पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्वांटम थ्योरी के अनुसार इसका ड्वेल नेचर होता है। इट इज़ ए बंडल ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विथ ए वेव। नाउ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, और उसकी जो एनर्जी है वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड। न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, इट कैन बी रिटन एज C by lambda. H is a Planck's constant, C is a velocity of light, and lambda is the wavelength associated with this photon. Now, practically now calculate the energy carried by one photon of radiation produced in a diagnostic X-ray generator at a wavelength of 10 picometer. अब अगर एक हम डायग्नोस्टिक मशीन की बात करें जिसमें वेवलेंथ 10 पिकोमीटर की है, तो वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। वी नो E इज इक्वल टू एच न्यू, H इंटू C by lambda, ये हमने पीछे किया है। H का वैल्यू ये है, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज 10 पिकोमीटर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस पिकोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे। तो पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। तो हमने यहाँ 10 पिकोमीटर को 10 इंटू 10⁻12 मीटर लिखा। मीटर मीटर कैंसिल होगा, इधर सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाता। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.989 इंटू 10⁻14 जूल्स। जूल इज़ ए मैकेनिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, पर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जूल को कन्वर्ट किया हमने, इससे हमने डिवाइड किया, एंड एनर्जी इज 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पिकोमीटर का जो फोटोन है, जो वेव है, उसके साथ दो फोटोन एसोसिएटेड है, उसकी एनर्जी 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ PM, picometer, then energy may be obtained in keV and wavelength may be obtained in picometer by putting the values of E in keV. अब जो ये हमने फॉर्मूला निकाला था, उसके अंदर अगर हम 1240 keV और इसको पिकोमीटर से मल्टीप्लाई करें और नीचे लैम्डा करें, अगर लैम्डा की वैल्यू हम पिकोमीटर में करते हैं तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उससे एसोसिएटेड जो फोटोन है उसकी एनर्जी आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेमोराइज इट, यू कैन कीप सेपरेट अपने फॉर्मूला बुक के अंदर इसको लिख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ जो है वो पिकोमीटर में दी जाए कोई भी वैल्यू तो एनर्जी हमको केवी की वैल्यू में इस फार्मूले से पता चल जाएगी। अब इसी तरह से रेडिएशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। आइंस्टीन की बड़ी फेमस इक्वेशन है रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसकी थ्योरी है, वेयर मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टू आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। मतलब मास एनर्जी की एक फॉर्म है और एनर्जी मास की एक फॉर्म है। हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं E इज इक्वल टू mc² फार्मूले से। ये आइंस्टीन की बहुत फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। नाउ इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं
तो इसमें आप देखिए मास की वैल्यू तो कुछ भी हम जो भी कैलकुलेशन में रखेंगे, पर यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, सी स्क्वायर आ रहा है। सी इज ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, और हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए वेरी बिग नंबर, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो ये बहुत बिग नंबर बन जाता है। ये स्क्वायर ऑफ सी इज ए बिग नंबर एंड ए स्मॉल मास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विल गिव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये बहुत बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब ये है कि बहुत स्मॉल मास भी अगर है तो वो कैलकुलेट होके जब एनर्जी प्रोड्यूस उसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ मटेरियल इज इक्वलेंट टू एनर्जी एज दिस वन। अब 1 ग्राम है अगर मास, तो 1 ग्राम को हमको किलोग्राम में यूनिट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सेम यूनिट के अंदर होनी चाहिए सारी चीज़ें। 10 की पावर -3, ये 1 ग्राम हो गया टोटल किलोग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया हमने, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसको स्क्वायर किया। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 10 की पावर 13 जूल्स। आप देखिए कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 ग्राम मटेरियल के अंदर है। द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी टेक्स प्लेस। अब ये चीज होती कहाँ है, कहाँ पे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये दिया गया है। सन के अंदर बहुत विस्फोट होते रहते हैं, कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, उसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है जो हमारे पृथ्वी तक आती है। और भी कई तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मियोन्स उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो सन से निकल के बहुत हाई जो एल्टीट्यूड है उसके ऊपर वो पार्टिकुलेट भी पहुंचते हैं, पर अर्थ तक वो पार्टिकुलेट नहीं पहुंच पाते। इसी तरह के रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होते हैं, जहाँ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और पॉजिट्रॉन अगर हमने जब पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा, पॉजिट्रॉन जब किसी मैटर से स्टॉप होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एक फोटोन प्रोड्यूस होता है, तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये 3 तरह के एग्जाम्पल है जहाँ पे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नाउ एनर्जी रिलीज्ड करस्पॉन्डिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन मास। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg। आप देखिए -31, इट मीन्स दिस इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसको अगर हम मास में कन्वर्ट करें, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 81.87 इंटू 10 की पावर -15 जूल्स आएगा इसमें। और जब इस जूल्स को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 0.511 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी प्रकार हम एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर जो है उसका यूज़ होता है। व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर? इसकी वैल्यू होती है 6.022045 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। Now, it is the number of atoms or molecules present in a gram mole of a substance. What is the meaning of gram mole of this substance? It means that it is the number of atoms present in a mass equal to the atomic weight of the substance. This number is fixed and equal to Avogadro number. इसका मतलब आगे मैं बताता हूँ इसको। अब जैसे कार्बन है C12, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है, एटॉमिक मास जो है वो 12 है। अगर 12 ग्राम अगर हम कार्बन लेते हैं तो उसके अंदर एवोगाड्रो के इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। अगर हम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेंगे तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर फिक्स होगा, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। इसी प्रकार कोबाल्ट 60 है, यहाँ एटॉमिक मास है 60। इतने ग्राम अगर हम लेंगे 60 ग्राम, तो उसके अंदर
कोबाल्ट के जो एटम्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। इसका एवोगैड्रो का और इन का रिलेशन, ग्राम मोल जो है इसका रिलेशन और एवोगैड्रो का ये रिलेशन है। तो इसके अंदर इतने एटम्स होंगे। अब अगर हम कार्बन की बात करें, मास ऑफ द कार्बन 12 ग्राम अगर हम लेते हैं, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आया। सिंस कार्बन हैज़ ए मास नंबर ऑफ 12, इट कंटेन्स 12 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का जो मास है वो ये है। एटॉमिक मास यूनिट अगर हम निकालते हैं तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो एनर्जी जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.4925 इंटू 10 की पावर -10 जूल्स। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए। ये इसमें यहाँ पे पूरी कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है, आपके लेवल पे ही कैलकुलेट किया जा सकता है ये। तो एनर्जी जो है एटॉमिक मास यूनिट की वो इसके बराबर होती है। और इसको जब हम इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आती है 931.5 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 MeV। ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड फिगर्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ बता दूं जो हमने किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन मास इज इक्वल टू 0.511 MeV एनर्जी की टर्म्स में। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.6 MeV जो हमने कैलकुलेट किया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, what is electron volt? It is a unit of energy, and 1 electron volt is the amount of energy of an electron gained when it is accelerated by 1 volt potential difference. अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए तो वो जो एनर्जी गेन करता है दैट इज इक्वलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट से जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो इट बिकम्स 1.602 इंटू 10 की पावर 19 की पावर -19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वलेंट टू दिस वन। 1 MeV इज इक्वल टू मेगा है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ दिस इसको करेंगे तो 1 MeV is 1.602 into 10 to power -13 जूल। ये जो वैल्यूज़ हैं ये कई जगह यूज़ आती हैं, इसलिए स्पेशली मैंने इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह, नोट की तरह इसको आपको इसमें बताया है। नाउ व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? इसी के कंटिन्यूशन में एक मास डिफेक्ट, एक वर्ड यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? The mass defect of it is related to the nucleus. Mass defect of a nucleus is the difference between the total mass of a nucleus and the sum of the masses of all its constituent nucleons. हमें मालूम है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। These are called nucleons. किसी के भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स नंबर जो होते हैं उनको न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो अगर उस न्यूक्लियस का मास हम सेपरेटली मास लें और उस न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसके इंडिविजुअल मास को हम कैलकुलेट करें तो उन दोनों में डिफरेंस आएगा। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द एनर्जी इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। जब कोई न्यूक्लियस का निर्माण हुआ है तो जो मास डिफेक्ट के बराबर जो एनर्जी है वो उसमें से रिलीज होती है। जब कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसके अंदर से वो एनर्जी रिलीज होती है। एंड व्हाट इज दैट? मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम। उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। जेड एम पी प्रोटॉन्स का नंबर और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है इंटू एम एन, इसके बराबर जो इसका मास होता है अगर उसको हम न्यूक्लियस के मास से माइनस कर दें तो जो वैल्यू होती है दैट इज मास डिफेक्ट। हम इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मास लेते हैं तो वो ज़्यादा होता है और एटम का जो मास होता है वो कम होता है, तो दैट इज डेल्टा एम।
डेल्टा एम इज़ द मास डिफेक्ट, एटॉमिक मास यूनिट जिस के टर्म्स में। एम पी इज़ द मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का ये मास होता है। न्यूट्रॉन का ये, इन दोनों का अगर आप देखोगे तो बहुत इक्वल के बराबर है, काफ़ी क्लोज है। इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल मास होता है ये। एंड एम एटम मास ऑफ द न्यूक्लियाइड इन टर्म्स ऑफ AMU। जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, जैसा हमने पहले पढ़ा है। अब जब हमने मास डिफेक्ट पढ़ा तो इससे रिलेटेड टर्म आती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी required to separate an atomic nucleus completely into its constituent protons and neutrons। अगर हम उस न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी दें कि वो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाए और उसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल जाएं, दैट इज इट्स बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। वो ये एनर्जी है जो इसको बाउंड करके रखती है। द एनर्जी दैट वुड बी लिबरेटेड बाय कंबाइनिंग ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू ए सिंगल न्यूक्लियस। और इन उसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको जब कंबाइन करेंगे हम, तो जो न्यूक्लियस बनेगा और जो एटम बनेगा उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग मास डिफेक्ट टू एनर्जी बाय यूजिंग A इज इक्वल टू, जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए देने, दैट इज इक्वल, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो मास डिफेक्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एनर्जी के रूप में उतनी एनर्जी के बराबर वो आएगी। मास मस्ट बी इन यूनिट ऑफ किलोग्राम, ऑब्वियस है। यूनिट जो भी यूनिट होती है वो एक ही यूनिट की, एक ही पद्धति की होनी चाहिए, इसलिए वो किलोग्राम में होना चाहिए। वंस दिस एनर्जी in joules is known, quantities like binding energy per nucleon and per mole may be easily can be calculated। तो जब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड दूसरे पैरामीटर्स वी कैन कैलकुलेट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is the average energy required to remove a nucleon from the nucleus to an infinite distance। उस न्यूक्लियन को उसमें से निकालने के लिए वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की जरूरत पड़ती है। द हायर द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द ग्रेटर द स्टेबिलिटी। बहुत क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। What affects binding energy? The smaller the size of the bound system, the higher would be its associated binding। जितना सॉलिड, जितना छोटा साइज होगा एटम का उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। द एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिससेंबल एन एटम इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। It is the sum of ionization energy of all the electrons belonging to a specific atom। This stability is caused by the attractive nuclear force between nucleons। This we have studied already। Example है iron 56 का, which is the most stable nucleus। It needs more energy per nucleon to disassemble the atom as compared to any other atom। This is the main reason for the high quantity of iron available in the universe, because this is the most stable atom। यूनिवर्स के अंदर आयरन की प्रेजेंस इसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो वो आप पूछिए मेरे से। मेरी मेल एड्रेस पे आप जा सकते हो और यूट्यूब पे जहाँ हम लेक्चर दे रहे हैं ये, उसके नीचे भी आप क्वेरीज कर सकते हो। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपने ये लेक्चर लाइक किया होगा। इसको आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, जितने ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचेगा और इस लेक्चर्स का उन लोगों को एडवांटेज होगा। थैंक यू वेरी मच।